हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपी कॉमिक एग्जाम में। आज डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, और मौर्य साम्राज्य के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले जितने भी टॉपिक इतिहास के हैं वो मैंने पढ़ा दिए हैं, और जो बचे हैं वो आगे इसी क्रम में चलते रहेंगे। अगर आप पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या जानेंगे इसके बारे में, सब कुछ देखेंगे। और बहुत कम, मतलब 20 क्वेश्चंस में कोशिश करेंगे कि पूरा टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे कि 20 क्वेश्चन जो मैंने मॉडरेट टू टफ लेवल के लिए हैं वो वाले हो जाएं, और साथ साथ आपको अलग से बेसिक जानकारी भी दे दी जाए। देखिए, आपका हमेशा की तरह फर्ज है कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि मैं आपको जो अदर फैक्ट बताऊं उन फैक्ट को आप नोट डाउन करते हुए चलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस राजवंश के शासकों को सुदूर देशों यानी कि दूर के देशों जैसे सीरिया मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। ठीक है, तो यूं कहें कि कौन से ऐसे शासक थे जिनका सीरिया और मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे, तो आंसर होगा मौर्य शासक। देखिए, मौर्य शासक के बारे में बात हो रही, अब बेसिक जानकारी ले चलिए। मौर्य शासक जो है, या मौर्य काल जो है, इसका संस्थापक कौन जो है, वो चंद्रगुप्त मौर्य है। ये आपको पता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य है। अब ये खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान शासकों में से एक है, और कहा जाए तो भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट ये हुआ है। ठीक है, और इनका जो साम्राज्य था, तो जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो ब्रिटिश साम्राज्य था उससे भी बड़ा साम्राज्य जो है वो मौर्य साम्राज्य का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईरान तक इसकी सीमा मिलती थी। अगर हम भारत का असम और तमिलनाडु का निचला हिस्सा छोड़ दें तो लगभग पूरा भारत और उधर ईरान तक इसका विस्तार था। किसका? मौर्य साम्राज्य का। इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो सीरिया और मिस्र तक या इस तक किसके राजनीतिक संबंध थे? मौर्य साम्राज्य के। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? यानी अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख, कभी कभार गुर्जला अभिलेख भी देता है, तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, अशोक किसका उत्तराधिकारी था? अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। किसका था? बिंदुसार का। अच्छा, बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो यानी कि पहले क्रम में चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और फिर अशोक, और जो अंतिम शासक रहा है वो बृहद्रथ था। ये चारों लाइनें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, पर कभी कभार आसान क्वेश्चन ही बन जाता है। ठीक है, तो क्रम देख लीजिए, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, और सबसे अंतिम वाला बृहद्रथ। आगे देखते हैं, सार्थवाह किसे कहते हैं? देखिए, नया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। तो सार्थवाह किसे कहते हैं? दलालों को, महाजनों को, तीर्थयात्रियों को, व्यापारियों के काफिले को। ठीक है, तो मौर्य काल में सार्थवाह जो थे व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। तो सार्थवाह, ये इस तरीके के जो वर्ड है इसको नोट डाउन जरूर कर लिया कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सार्थवाह किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले को। आगे देखिए, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था किसने? मतलब भारत में अगर देखा जाए तो पहला अस्पताल या पहला जो औषधि बाग है वो किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भगवान महावीर ने, धनवंतरि ने। तो आंसर होगा अशोक ने। ठीक है, अशोक ने पहला। ठीक है, और इसने जो है पहला अस्पताल या पहला औषधि बाग जो है किसने बनाया था? अशोक ने। अभी आपको बताया था हमने क्रम कि अशोक किसका उत्तराधिकारी है? बिंदुसार का। ठीक है, आगे देखते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? देखिए, पाटलिपुत्र पड़ता है पटना के पास। पटना कहाँ है? बिहार में, ये आपको पता ही है। और यहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ महलों के साक्ष्य मिले हैं, यूं कहें मौर्यकालीन साक्ष्य मिले हैं। तो वहाँ पर जो महल बने हैं वो लकड़ी के बने हैं। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल है वो लकड़ी का बना था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। मतलब इतनी चीज़ें इसलिए बता दी क्योंकि वहाँ पर जो महल मिले हैं वो मुख्यतः उसमें लकड़ी के काम ज़्यादा हुआ है। तो वो महल किसके थे? लकड़ी के महल थे। पाटलिपुत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? वो पटना के पास आता है, पटना के अंतर्गत आता है, और ये लगभग पटना और दानापुर के आसपास का इलाका है। ठीक है, अब तो पाटलिपुत्र स्टेशन भी है वहाँ पर। ठीक है,
आगे देखिए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? मतलब मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और इसकी एक किताब बहुत फेमस है जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, तो इस किताब को भी याद रखिए, आपसे पूछेगा कि इंडिका का लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का था। और इसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था, ये भी आप याद रखिए। और इंडिका से मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत जानकारी मिलती है, इसलिए ये फेमस है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष हराया था? देखिए, इसकी 4-5 जो डेट्स हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का अगर हम देखें जन्म कब हुआ तो 345 ईसा पूर्व। क्लियर? ये गद्दी पे कब बैठा तो 322 ईसा पूर्व। ठीक है, अगर पूछा जाए किसने सेल्यूकस निकेटर को हराया कब, तो आंसर होगा 305 ईसा पूर्व। और अगर पूछा जाए इसकी मृत्यु कब हुई तो 298 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इससे संबंधित जो मुख्य मुख्य तारीखें, कुछ मुख्य सन हैं, वो आप चारों नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, और ये बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। तो आंसर आपका होगा 305 बीसी, यानी 305 ईसा पूर्व में इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, इसी का राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक है, और मेगास्थनीज की किताब का नाम बताया क्या? इंडिका था। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किससे पुनर्विवाह वर्जित है? मतलब किस किताब में पुनर्विवाह को वर्जित बताया गया है? जातक में, मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य में, या अर्थशास्त्र में? आंसर होगा मनुस्मृति में। ठीक है, मनुस्मृति में पुनर्विवाह को वर्जित बताया गया है। अच्छा, अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? कौटिल्य ने। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौटिल्य का संबंध भी मौर्य वंश से ही है। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो कौटिल्य की थी। इनका नाम भी पूछा जाता है, इनका मुख्य नाम जो है विष्णुगुप्त है। ठीक है, इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो चीज़ें नोट डाउन करते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम पढ़ा। मतलब अशोक के शिलालेख एक तो खोजे गए फिर पढ़े गए। तो अगर बात की जाए कि खोजा कब गया, तो इसको 1750 में खोजा गया, पर इसे पढ़ा कब गया? इसे पढ़ा गया 1837 में। ठीक है, तो फैनथेलर नाम के व्यक्ति ने इसको खोजा था, फैनथेलर नाम के व्यक्ति ने इसको खोजा था, जबकि जेम्स प्रिसेस इन्होंने इसको पढ़ा था। तो आपका आंसर पूछा कि पढ़ा किसने? आंसर होगा जेम्स प्रिसेस ने। अगर आपसे पूछता कि इसे खोजा किसने, तो फैनथेलर आंसर होता, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, अशोक के जो मुख्य अभिलेख हैं लगभग 14 अभिलेख हैं। ठीक है, हालांकि 65 के अभिलेख के आसपास पाए गए हैं, लेकिन जो आज एक्सिस्टेंस में हैं वो लगभग 14 हैं जो मुख्य रूप से हैं। ठीक है, और कभी कभार से पूछा भी जाता है कि किस अभिलेख में क्या क्या है। तो कुछ अभिलेख हैं जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, एक एक दो करके पढ़ेंगे ताकि बीच में याद होता रहे। देखिए, अशोक का जो पहला अभिलेख था, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। किसकी निंदा की गई है? पशु बलि की निंदा की गई है। और जो दूसरा अभिलेख है, इसमें मनुष्य तथा पशु दोनों की चिकित्सा, यानी चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, दोनों की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में जिक्र मिलता है। देखिए, भी आपको बताया था कि भारत में पहला अस्पताल या पहला औषधि बाग जो है किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनाया था। इसका उल्लेख जो है वो अभिलेख 2 में मिलता है। आगे देखिए, प्राचीन भारत में लिखने में से कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? यानी कि दायां मतलब इस तरफ से इस तरफ की ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है? तो ये होगी आपको खरोष्टी। देखिए, खरोष्टी को अगर एक तरीके से देखें तो वर्तमान में जो उर्दू है वो एक तरीके से खरोष्टी लिपि को आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी इस तरफ से दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, तो खरोष्टी होगी। अच्छा, ग्रीक, अरमाइक, ब्राह्मी और खरोष्टी, इन लिपियों में अशोक के शिलालेख या अशोक के अभिलेख जो हैं वो मिले हैं। ठीक है, ज़्यादातर ब्राह्मी में ही हैं, कुछ खरोष्टी में भी हैं, अरमाइक में भी हैं, ग्रीक में भी हैं। ठीक है, तो अगर ज़्यादा पूछिए तो ब्राह्मी में है, हालांकि इन सारी लिपियों में अशोक के अभिलेख मिले हैं। ठीक है, पहले अभिलेख दूसरे अभिलेख में क्या है अभी हमने पढ़ा, आगे और जानते रहेंगे। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था किसका? बताइए,
कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, या आपका श्रावस्ती का, या बनारस का? तो आंसर होगा पाटलिपुत्र का। ये बुलंदी बाग वहीं पर है जहाँ पर पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल मिला है, जो लकड़ी का मिला है, वहीं पर ये पड़ता है बुलंदी बाग। ठीक है, यहाँ पर ही, मतलब ये एक्यूरेट जगह है, यहाँ पर वो जगह है जहाँ से मौर्यकालीन साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, स्पूनर नाम के व्यक्ति को इन साक्ष्यों को खोजने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा ये पाटलिपुत्र का एक प्राचीन स्थल है जहाँ पर ये बुलंदी बाग है। आगे देखिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मतलब अशोक के काल में बौद्ध सभा, आपको मैंने बौद्ध काल में पढ़ाया था कि 4 बौद्ध संघीयताएं हुई हैं। ठीक है, जिसमें अजातशत्रु पहला हुई, कालाशोक, फिर अशोक, और चौथी हुई थी कनिष्क में। तो अगर आपसे पूछता कि बौद्ध संस्कृति कौन से नंबर की हुई, तो तीसरे नंबर की अशोक के काल में हुई। ठीक है, अशोक के काल में कौन सी हुई? तीसरे नंबर की हुई। पर यहाँ पर ये नहीं कह रहा है, वहाँ पर पूछ रहा है कि कहाँ पर हुई। तो पहली कहाँ हुई थी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। तो तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, अगर आपसे पूछता पहली कहाँ हुई, तो पहली हुई राजगृह में, दूसरी हुई वैशाली में, और अगर आपसे पूछे तीसरी कहाँ हुई, तो हुई पाटलिपुत्र में, ये तीसरी है। अगर आपसे चौथी पूछे तो कुंडल वन में हुई थी, और कुंडल वन कहाँ पड़ता है? ये आपका कश्मीर में पड़ता है, कनिष्क के काल में हुई थी। और तीसरी कहाँ हुई थी? वो हुई थी पाटलिपुत्र में। किसके काल में? अशोक के काल में। अशोक का संबंध किससे है? मौर्य वंश से संबंधित है। और अशोक में जो सांची स्तूप है वो मौर्य काल से संबंधित है। और अशोक स्तंभ जो है, जो कि सारनाथ में स्थित है, उसका संबंध भी मौर्य काल से है। देखिए ये कीवर्ड्स है, मतलब ये सब जैसे ही आए तो आप समझ जाइए ये किस वंश की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मतलब किस राजा ने मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र को जीता? किस शासक ने मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र? हर्ष ने, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने, या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो आप बताइए क्या होगा? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इन क्षेत्रों को जीता था। किसको? मालवा को, गुजरात को, महाराष्ट्र को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो चीज़ मैंने बताई थी फिर से नोट कर लीजिए कि 345 बीसी में जन्म हुआ, 322 में गद्दी पे बैठा, 305 में सेल्यूकस निकेटर को हराया, और 298 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में इसकी उपवास के कारण मृत्यु हुई थी। अगर आपसे पूछे किसकी मृत्यु उपवास के साथ हुई थी, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के। इस उपवास के मेथड को क्या कहते हैं? इसे संलेखना कहते हैं, यानी अपने जीवन को उपवास के माध्यम से अपने प्राणों को त्याग देना। और जन्म 345 और मृत्यु 298, कहाँ? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। ठीक, आगे देखिए, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? यानी कि मौर्य काल में जो भूमि कर होता था, यानी जो टैक्स होता था, जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा? देखिए, राज्य की आय का मुख्य स्रोत का मतलब यह हुआ उस समय भूमि, यानी उस समय कृषि ही मेन कार्य था। तो उस समय जो कृषि कर लिया जाता था, ये भूमि कर लिया जाता था, उसको कौन वसूलता था? आंसर होगा सीता अध्यक्ष। देखिए उस समय सीता जो थी, सरकारी भूमि को हम सीता कहते थे, और सीता अध्यक्ष जो होता था वो भूमि कर वसूलता था। तो आंसर होगा सीता अध्यक्ष। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? मतलब सर्वश्रेष्ठ स्तूप कौन सा है? अमरावती का, भरहुत का, सांची का, या सारनाथ का? आंसर होगा सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ पर है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में किस जिले में है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, और किसने बनाया था? अशोक से संबंधित है ये। ठीक है, तो आपसे पूछे सांची का स्तूप कहाँ है, तो ये एमपी के रायसेन जिले में है। अशोक से संबंधित है, या यूं कहें मौर्य वंश से संबंधित है। सारनाथ वाला आपको पता ही है, यूपी में है। नेक्स्ट देखिए, रज्जुक थे चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, मौर्य साम्राज्य में सामंत वर्ग, और शक सेना में अधिकारी। देखिए चोल कौन लोग थे? तो आंसर होगा मौर्य शासन में जो अधिकारी वर्ग होते थे उनको हम रज्जुक कहते थे। अगर वर्तमान में हम डीएम एसडीएम को देखें तो एक तरीके के उस समय के ये
रज्जुक कहे जाएंगे या इस समय के रज्जुक कहे जाएंगे। ठीक है, तो उस समय जो रज्जुक होते थे वो आज के डीएम एसडीएम आप कह सकते हैं। अशोक का कहना था कि जिस तरीके से एक अच्छी धाय के रूप में बच्चे को छोड़कर माँ जो है संतुष्ट हो जाती है, उसी तरीके से मैंने रज्जुकों की नियुक्ति करके मैं संतुष्ट हूँ कि ये लोग प्रजा की सेवा करेंगे। मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था वो रज्जुकों पे। तो रज्जुक कौन थे? मौर्य शासन के अधिकारी हुआ करते थे। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया किस व्यक्ति ने? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य आपको बताया था कि भारत के महान शासकों में से एक था। और देखा जाए तो पहला मौर्य साम्राज्य ऐसा था जिसने पूरे भारतवर्ष को राजनीतिक रूप में इकट्ठा किया, और उसका विस्तार इतना बड़ा था कि लगभग इसकी सीमा ईरान तक को छूती थी। और अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश साम्राज्य को देखें तो ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का था। और एक बात, आपने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा होगा। उन 16 महाजनपदों में जो सबसे ज़्यादा तरक्की किया वो था मगध, और मगध पर ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। उसकी दो वजह थी, एक तो इनकी जो ज़मीन थी वो उपजाऊ थी, और साथ साथ इनके पास जो धातुएं थीं, धातुक खनिज भी बहुत थे, जिससे इनके पास हथियार बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में धातु वगैरह भी थी, और कर वसूलने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन भी था, और इनकी ज़मीन जो थी उपजाऊ भी थी। तो इन्हीं ने ही सबसे ज़्यादा तरक्की की और सबसे ज़्यादा अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। तो आंसर होगा भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? लिख लीजिए, वो मानता था जैन धर्म को। ठीक है, जबकि इसके बाद भी उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार, बिंदुसार मानता था किसको? ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। और अगर बात करें अशोक की, तो अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को मानता था, और दशरथ जो उसका पौत्र था ये भी इसको बौद्ध धर्म को मानता था। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली? तो उपगुप्त से ली। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे शिक्षा ली जैन धर्म की, तो जैनी गुरु थे भद्रबाहु, भद्रबाहु से शिक्षा ली। देखिए, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, आपको इसी वीडियो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बशर्ते जो मैंने आपको अलग से बताया है उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया वो कौन सा था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दुर्योधन या स्कंदगुप्त? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार पर्वत पर एक झील का निर्माण कराया। किस लिए? सिंचाई को ध्यान में रखते हुए या जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखिए, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो सबको पता है, अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त या देवगुप्त? तो आंसर होगा विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त किसका नाम था? चाणक्य का था। कभी कभार कौटिल्य भी पूछा जाता है, तो कौटिल्य भी इन्हीं का नाम था। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त सब इन्हीं के नाम हैं। और ये महामंत्री थे किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के, या यूं कहें चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो कौटिल्य की है, चाणक्य की है। इनकी किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। पर ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो वो राजनीति विज्ञान से है। तो किताब को देखकर ऐसा लगेगा जैसे कि ये अर्थशास्त्र से संबंधित होगी, पर यह उस समय शासन चलाने के संबंध में इस किताब को लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? देखिए, अशोक के शिलालेख में पहले में हमने बात की कि पशुबलि की निंदा की गई थी, दूसरे में बात की थी कि पशु तथा मनुष्य दोनों की चिकित्सा के बारे में बात की गई थी। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि कलिंग युद्ध, तो वो हुआ था 13वें शिलालेख में। ठीक है, कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। और अगर हम बात करें 14वें में, तो अशोक ने बताया कि सभी प्रजा को धार्मिक जीवन बिताना चाहिए। ठीक है, अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट और हैं। अगर हम छठे की बात करें, छठे में आत्मनियंत्रण के बारे में बताया गया है कि आत्मनियंत्रण करना चाहिए, ये छठा अभिलेख है। अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट की बात करें तो 7वां और 8वां जो है,
7वां और 8वां, इसमें जो उल्लेख किया है वो तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, अशोक ने जो भी तीर्थ यात्राएं की हैं उन यात्राओं के बारे में वर्णन जो मिलता है वो मिलता है 7वें और 8वें उल्लेख में। देखिए, पहला दूसरा हो गया, छठा हो गया, 7वां 8वां हो गया और 13वां हो गया। ठीक है, और अगर आप 11वां पढ़ो तो और भी 11वें में धम्म की व्याख्या की गई है। देखिए, धम्म क्या होता था? धम्म जो होता था वह अशोक के जो नैतिक विचार थे उनके बारे में उसको धम्म कहा गया। मतलब धम्म का संबंध किसी राज्य किसी धर्म विशेष से नहीं था। धम्म का संबंध ऐसे कार्यों से था जो मानव हित में हो, ऐसे विचारों से था जो मानव हित में हो। मतलब उनका कोई संबंध किसी पर्टिकुलर मजहब, किसी पर्टिकुलर धर्म से नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन में कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? मतलब उस समय जो कार्य होता था वो आज भी होता है। कौन सा है? माप तौल के बांटों का निरीक्षण, वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, शिल्पकारों का संरक्षण। तो आंसर होगा जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण। अशोक काल यानी मौर्य काल में भी होता था और आज भी होता है। तो यानी कि उस समय से लेकर आज तक ये पद्धति चली हुई आ रही है। तो आंसर होगा जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो भी चीज़ें बचेंगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको ठीक लगा तो आप उसको लाइक कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।